नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो टेस्ट को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको काफ़ी मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। मैंने आपसे वादा किया था कि आज से मैं आपका लाइव आकर के पढ़ाऊंगा। कम्युनिटी में मैंने आपको मैसेज भी डाल दिया था, लेकिन दोस्तों फिर से वही पंगा हो गया। क्या कि मेरा जो लाइव आने का जो लिंक होता है वो फिर से काम नहीं कर रहा है। ये यूट्यूब का कुछ ग्लिच है। जैसे ही ठीक होगा तो मैं आपको लाइव आकर के पढ़ा दूंगा, लेकिन हम जब तक पढ़ाई को स्किप नहीं करते हैं, पढ़ाई हम डेली करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किसे औषधि का जनक माना जाता है? डार्विन, हिप्पोक्रेटस, हेकले या एडवर्ड जेनर? तो देखो, औषधि विज्ञान का जो आपका जनक है वो है आपके हिप्पोक्रेटस। किसके? चिकित्सा शास्त्र के जनक, जिनको औषधि विज्ञान के जनक भी कहा गया है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आप पे हिप्पोक्रेटस। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल 3 सेकंड का समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, ये हमको बताना है। तो ग्राम पंचायतों की जो आपका आय का मुख्य स्रोत है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मेला और बाजार। मेला और बाजार ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये हमको बताना है। चित्रकूट में, वाराणसी में, लखनऊ में या अलीगढ़ में? तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चित्रकूट में। ये टेस्ट आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगर घड़ी समय से संबंधित है तो लैंप किससे संबंधित होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर घड़ी हमको समय देती है तो लैंप हमको क्या देता है? प्रकाश देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना है कि इसका विषम कौन सा है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। रीजनिंग में ऐसा है, अगर मैंने आपको तर्क बता दिया तो आपने खुद से कुछ भी मेहनत नहीं की। ठीक है, इसलिए रीजनिंग आपको खुद पहचानना है। नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको सॉल्विंग का जवाब दे दिया जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका चौथा, GI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मधुमक्खी अगर शहद से संबंधित है तो गाय किससे संबंधित होगी? तो आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी अगर शहद से संबंधित है तो गाय आपका जो संबंधित होगी वो आपका दूध से संबंधित होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 19 को अगर हम 150 लिखते हैं तो 21 को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो रीजनिंग है, आपको बताना पड़ेगा। 19 को अगर हम 150 लिखते हैं तो हम 21 को क्या लिखेंगे? तो 21 को हम जो लिखेंगे वो हो जाएगा आपका 166। ठीक है, रीजनिंग है, दिमाग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 216, 343, 125, तो इसके बाद क्या आएगा? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। 216 यानी कि 6 का क्यू, 316 यानी कि 343 यानी कि 7 का क्यू, फिर आपका 5 का क्यू आ गया, तो इसके बाद 6 का क्यू, यानी कि दोबारा से 216 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है, ये हमको बताना है। अगर आपको याद है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपको पता चल दिया कर्म को, तो यहीं से पता चल गया कि आपका कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ये हमको बताना है। सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद, तो सर्वोदय शब्द का जो आपका सही संधि विच्छेद है वो है आपका सर्व प्लस उदय, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका कि हास रस का स्थायी भाव क्या है, ये हमको बताना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हास रस का जो आपका स्थायी भाव है वो है आपका हास, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नीलकंठ में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। दिग्गु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो नीलकंठ में जो आपका समास होगा वो होगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि इस क्वेश्चन का
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। तो तत्सम आपको छांटना है। देखो, हालांकि ये आपका तत्सम नहीं होगा, ये आपका तद्भव होगा। ठीक है, तो आप तद्भव को छांटिए। ठीक है, उसकी वजह बता देता हूं मैं क्वेश्चंस को पढ़ के ही ऑप्शंस पकड़ के समझ गया। क्योंकि भ्रमर भी आपका तत्सम है, अग्नि भी आपका तत्सम है, मस्तिष्क भी आपका तत्सम है। ठीक है, मस्तक। तो केवल और केवल जो आपका मछली है वो आपका तद्भव वर्ड है, यानी कि इसमें हमको तद्भव बताना है, ना कि तत्सम। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका कि उर्वशी के रचनाकार। आप सभी जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो उर्वशी के जो आपके रचनाकार हैं वो यहाँ हमारे के रामधारी सिंधिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कुछ उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो किस उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं? तो रंगभूमि के जो आपके लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वीर रस के कवि कौन है, ये हमको बताना है। दूसर मतीराम, भूषण या केशव दास। तो वीर रस के जो आपके कवि हैं वो हैं आपके भूषण, यानी कि इस क्वेश्चन का भी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तपस्वी का अन्य लिंग क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग क्या होगा, ये हमको बताना है। तपस्वी का, तो तपस्वी का जो आपका स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका तपस्विनी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि टोह लेना का जो आपका मुहावरे का अर्थ है वो हमको बताना है। अंक देना, पता लगाना, दंड देना या जांच करना। तो टोह लेना का जो आपका मुहावरे का अर्थ है वो है आपका पता लगाना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ये हमको बताना है। यक्षराज, मनोज, रतिपति या पुरंदर। तो कुबेर का जो आपका पर्यायवाची होगा वो होगा आपका यक्षराज, यानी कि इस क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय भाषाओं की सुरक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तान अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। तो ये आपका जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है आपका कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, ये हमको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, यानी कि NH1 को हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म उद्घाटन फिल्म होगी, ये हमको बताना है। ओलू, हेजूड, रानम या बराथन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ओलू, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एथिलीन का रासायनिक नाम क्या है, ये हमको बताना है। तो एथिलीन का जो आपका रासायनिक फॉर्मूला है वो है आपका C2H4, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूनिसेफ भारत के युवा राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई, ये हमको बताना है। यूनिसेफ के भारत के युवा राजदूत के रूप में तो किसकी नियुक्ति की गई? ये की गई हिमा दास की। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर, ये हमको बताना है। मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम या रामेश्वरम। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका जो स्थित है वो आपका तंजावुर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा दोस्तों? दूसरा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस का टेस्ट था। आपको ईमानदारी से बताते हुए जाना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। केवल वही बच्चे टेस्ट आकर के दें जो अपनी भर्ती के लिए सीरियस हों, जिनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बीच में से जो छोड़ के भाग रहे हैं तो अगली बार से वो आई नहीं टेस्ट देने। ठीक है, मुझे व्यूज से मतलब नहीं होता है कि 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 1,000 आ रहा है या 500 आ रहा है। अगर 500 ही बच्चे टेस्ट देंगे ना तो मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 500 बच्चों को पढ़ाना काफ़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चंस कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन
कौन करता है ये हमको बताना है। वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।